हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल ट्यूटर मेडिको एमसीक्यू। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लैब डायग्नोसिस ऑफ सिजेला के बारे में। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सिजेला की मॉर्फोलॉजी, कल्चर, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, टॉक्सिन्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ साल्मोनेला। सो अगर आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप हमारे चैनल पर वाली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको लैब डायग्नोसिस समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट वन आपकी जो स्लाइड दी गई है, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पेसिमेन। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमें स्पेसिमेन कलेक्ट कौन सा करना होता है। तो यहाँ पर कौन सा स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाए, फ्रेश स्टूल इज कलेक्टेड। जो आपका पेशेंट आएगा आपके पास तो उसका कौन सा स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे आप, फ्रेश स्टूल। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड की है। यहाँ पे सैंपल कलेक्शन ऑफ स्टूल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूल का दिखाया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। बट द अभी लाइन देखते हैं, बट द आइडियल स्पेसिमेन इज अ डायरेक्ट स्वैब ऑफ एन अल्सर टेकन अंडर सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। लेकिन क्या होता है कि हम लोग फ्रेश स्टूल तो कलेक्ट कर लेते हैं, आपको जो सिजिला होगा उसमें भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। बट जो आइडियल स्पेसिमेन माना जाता है वो क्या माना जाता है, डायरेक्ट जो अल्सर में से लिया गया है वो स्वैब। ओके, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में अल्सर हो रहा है तो वहाँ से जो स्वैब लिया गया है उसको एक आइडियल स्पेसिमेन माना जाएगा। बट हम फ्रेश स्टूल में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे सिजिला का इन्फेक्शन है इस पेशेंट को। ओके, सो अब आपका जो इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कैसे पता चलेगा कि अल्सर कहाँ पे है। उसमें क्या करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ये टर्म आप लोग देख लीजिए, सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब जो सिग्मोइड होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, जहाँ पर आपकी डिसेंडिंग इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन एंड होती है। वहाँ पे क्या होता है कि सिग्मोइड, आपका जो सिग्मोइड कोलोन होती है वो स्टार्ट होती है। ओके, ये वाली आपकी सिग्मोइड कोलोन है, ये आपकी डिसेंडिंग कोलोन, ये आपकी ट्रांसवर्स कोलोन एंड ये आपकी असेंडिंग कोलोन। ओके, सो सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैमरा लगाया होता है। तो क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं आपके इंटेस्टाइन में, और मेनली कहाँ पे, आपके सिग्मोइड में, कोलोन का जो सिग्मोइड वाला पार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका इन्फेक्शन होगा वहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई होता है अल्सर तो वहाँ से क्या लिया जाता है, स्वैब से लिए जाते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन पॉइंट देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले फ्रेश स्टूल का स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिजिला का इन्फेक्शन है पेशेंट को और अदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ओके, एक तो आप लोग फ्रेश स्टूल से कलेक्ट कर रहे हैं, एंड सेकंड वन क्या कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली एक ट्यूब डाल रहे हैं जिसे सिग्मोइडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, कैमरा होता है, उसमें पहले आप अल्सर चेक करेंगे आपके इंटेस्टाइन में, एंड आफ्टर दिस अगर आपको वहाँ पे अल्सर दिखता है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्वैब लेंगे आपके इंटेस्टाइन से, जो आपका सिग्मोइड कोलोन होगी वहाँ पे आप स्वैब कलेक्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन पॉइंट दिया गया है, रेक्टल स्वैब्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। ओके, तो ये नहीं कि आपने स्वैब लिया तो आपका वो जो सिग्मोइड पार्ट है वहाँ से नहीं, आप रेक्टम से ले रहे हैं। ये आपका रेक्टम जो आपका एंडिंग पार्ट होता है जहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है वहाँ पे रेक्टम होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि जो आपका रेक्टम है वहाँ से आप स्वैब ले रहे हैं, आपको कहाँ से कलेक्ट करना है, सिग्मोइड कोलोन से। जो आपका रेक्टम का स्वैब हुआ वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, यानी कि उसमें आपका रिजल्ट आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे अदर बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है इस लाइन में, रेक्टल स्वैब आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो ये वाली साइड क्लियर होगी आपको। मैं दोबारा बता देता हूँ फिर से, फ्रेश स्टूल का एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं, पेशेंट आया आप उसका स्टूल कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें भी आप सिजिला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जो सिग्मोइड एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या होता है, एक ट्यूब डालते हैं आपकी सिग्मोइड में, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसमें आपकी ट्यूब डालेंगे और वहाँ पर अल्सर को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ से स्वैब लिए जाते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन क्लियर होगी। तो सेकंड लाइन जाती है, रेक्टल स्वैब आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। सेकंड लाइन में ये है कि जो आपका जब आप वहाँ पर स्वैब लेंगे इंटेस्टाइन से तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो स्वैब है वो आपके रेक्टम से ले रहे हैं। उसमें क्या होता है कि अदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। ओके, सेकंड वन स्लाइड देखते हैं, फर्स्ट वन का क्लियर हो गया सब कुछ आप लोगों को। सेकंड वन स्लाइड देखते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो आपने सैंपल तो ले लिया बट क्या होता है कि उसे इमीडिएटली आपको लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। क्यों, मान के चलिए आपके पास लैब में कोई पेशेंट आया, आपने उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया, आपने सैंपल को कलेक्ट करके लैब में रख दिया। ओके, अब क्या होता है वहाँ पे कि जो आपका जो नॉर्मल स्पेसिमेन है जिसमें आपका बैक्टीरिया है उसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया आपके कहाँ पे अलग था, यानी आपका जो बैक्टीरिया था वो कहाँ पे सर्वाइव कर रहा था, आपकी बॉडी टेम्परेचर पे। बट जब आपने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया वो आपकी बॉडी से बाहर आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ। तो अगर हम लोग ज़्यादा देर उसे टेम्परेचर डिफरेंस देंगे या लैब में रखेंगे तो क्या होता है कि बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं कि जिसमें आपका बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा और डेड हो जाएगा। सो उसके बाद जब हम उसमें कल्चर लगाएंगे तो वहाँ पर वो ग्रोथ नहीं देगा और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर मैंने यही बताया गया है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है बॉडी टेम्परेचर पे आपका सर्वाइव करता है, लेकिन जब आप लोग सैंपल लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है और रूम टेम्परेचर पर उसके डेड होने के चांस बढ़ते हैं, इसीलिए उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और अगर आप लोग बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किए जाते हैं। तो जिसका नाम है यहाँ पर दिया गया है सच बफर गिल्सरॉल सलाइन। तो ये आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज किया जाता है किसके लिए, सिजिला के लिए। अगर आप लोग को जो स्पेसिमेन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में देर लग रही है या फिर लेट हो रहे हो आप, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा उस कंडीशन में, जो आपका ये ट्रांसपोर्ट मीडिया है इसको यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्पेसिमेन को डिप कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो सेकंड वन स्लाइड आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं थर्ड वन स्लाइड की। यहाँ पे क्या दिया गया है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। ओके, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, आपका जब आप लोग स्पेसिमेन लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे आयोडीन और स्लाइन में क्या करते हैं, आपका स्टूल का मान लीजिए आपने सैंपल लिया तो हम क्या करेंगे, वहाँ से आपका स्टूल लेकर एक स्लाइड में स्लाइन के साथ, नॉर्मल स्लाइन और आयोडीन के साथ उसको डिजॉल्व करके कवर स्लिप रख के माइक्रोस्कोप पे डायरेक्टली एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसमें क्या होगा, हमें पसेल्स दिखेंगी, एरिथ्रोसाइट्स दिखेंगी एंड क्या दिखेंगी, मैक्रोफेजेज। ओके,
जब हम लोग स्टूल का डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे, किसके साथ, मान के चलिए आपका जो स्टूल है आपके पास, पेशेंट का स्टूल आ गया, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसमें से स्टूल लेंगे एक स्लाइड में, उसके बाद उसे डाइल्यूट करेंगे आयोडीन, और नॉर्मल स्लाइड में भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद एक कवर स्लिप रख के डायरेक्टली माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, तो उसमें क्या दिखेंगे आपको, पस सेल्स, एरिथ्रोसाइट एंड मैक्रोफेजेज। तो पस सेल्स और एरिथ्रोसाइट क्यों दिख रही है, मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस होती है इंटेस्टाइन में, उसके बाद सारी कहाँ रिलीज होती हैं, आपके स्टूल में रिलीज होती हैं। तो आपका स्टूल में रिलीज होंगी तो वहाँ पे क्या दिखेंगे, एरिथ्रोसाइट दिखेंगी, और साथ में आपके क्या, पस सेल्स भी दिखेंगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा था। ओके, थर्ड वाली स्लाइड क्लियर होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम फोर्थ स्लाइड की। यहाँ पर क्या दिया गया है, कल्चर। सो मेनली यहाँ पर सेलेक्टिव मीडिया जो कल्चर के लिए यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं नाम, साल्मोनेला, सीजेला अगार, हेक्टोन एंटेरिक अगार, XLD और DCA अगार। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। XLD और DCA अगार की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वन है मैकोंकी अगार, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ऑल सेलेक्टिव मीडिया आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे और स्लाइटली अल्कलाइन pH 7.2 to 7.4 पे ग्रो करते हैं। ओके, तो इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी। और जो आपका सेलेक्टिव मीडिया होता है, नहीं सेलेक्टिव मीडिया क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या ऐड किए जाते हैं, बाइल सॉल्ट ऐड किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और आपका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रवोक करते हैं। ओके, तो ये था हमारा कल्चर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दी गई है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस नेगेटिव शो करता है कौन, सीजेला। यहाँ पे जो पॉजिटिव रिएक्शंस दी गई है वो फर्स्ट वन है यहाँ पे आपका कैटलिस्ट टेस्ट, एंड सेकंड वन आपका है इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट, थर्ड वन आपका दिया गया है यहाँ पे डेक्सट्रोज फर्मेंटेशन टेस्ट, एंड फोर्थ वन आपका यहाँ पे दिया गया है माल्टोज फर्मेंटेशन, मैनिटोज फर्मेंटेशन एंड सॉर्बिटॉल फर्मेंटेशन। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये वाली स्लाइड क्लियर है आपको, बट नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जो आपका यहाँ पे 6th स्लाइड दी गई है, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है आपका, एग्लूटिनेशन तो आपको पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्लाइड में जो आपका बैक्टीरिया होता है उसके सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी ऐड करते हैं, और वहाँ पर क्लम्पिंग दिखाई देगी हमें। ओके, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका जो सीजेला होता है उसके सरफेस पे कौन से एंटीजन रहते हैं। मैंने बताया था कि मान के चलिए आपको कोई सीजेला बैक्टीरिया है, सॉरी ये गलत बन गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपको कोई सीजेला बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया था यहाँ पे के एंड ओ एंटीजन होते हैं। ये आपको ओ एंटीजन के एंटीजन, मैंने बताया था के एंटीजन जो क्या करता है, ओ एंटीजन को कवर करता है, और इसमें हम क्या करेंगे, ओ एंटीजन और के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी ऐड करेंगे, और अगर एग्लूटिनेट होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और सीजेला इसका मतलब उस पेशेंट के जो सैंपल है उसमें क्या है, सीजेला प्रेजेंट है, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपका सीजेला एब्सेंट है। ओके, सीजेला के सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजन होते हैं, ओ एंड के एंटीजन, जिनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी ऐड कर रहे थे। ओके, ये वाली स्लाइड क्लियर है आप लोगों को। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये लास्ट वन स्लाइड है आप लोगों की, ट्रीटमेंट। सो मान के चलिए किसी पेशेंट को जो आपका सीजेला है उसका इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है, कॉमनली जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उन सब के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक्स है सीजेला के लिए जो इफेक्टिव होती हैं वो कौन सी हैं, सिप्रोफ्लेक्सासिन एंड सेफ्ट्राइएक्सोन एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं जो सीजेला के इन्फेक्शन में यूज़ की जाती हैं। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट डिस्कशन सीजेला लैब डायग्नोसिस के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।